इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्चुरेशन, लैक्टेशन और मिल्क की कंपोजिशन। फर्स्ट है पार्चुरेशन। पार्चुरेशन क्या है? पार्चुरेशन एक ऐसा एक्ट है जिसमें फुल टर्म यंग वन जो होता है वो एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम मदर यूट्रस। देखिए, मदर के यूट्रस के अंदर क्या है? फीटस है, और जब फुल टर्म होगी उसके बाद ये एक्सपेल आउट होगा। फुल टर्म मतलब एट द एंड ऑफ गेस्टेशन पीरियड। जो गेस्टेशन पीरियड है जब पूरा हो जाएगा उसके बाद यूट्रस से फुल टर्म जो यंग वन है वो एक्सपेल आउट होगा। ये एक्सपेलिंग आउट ऑफ फुल टर्म यंग वन फ्रॉम मदर यूट्रस एट द एंड ऑफ गेस्टेशन पीरियड इज पार्चुरेशन। ये जो गेस्टेशन पीरियड है ये क्या चीज़ है? ये एक एवरेज ड्यूरेशन होती है ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कितने समय तक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा या कितने समय तक फीटस के अंदर जो है यूट्रस के अंदर फीटस का डेवलपमेंट होगा। अब एम्ब्रियो और फीटस, जब जो एम्ब्रियो है 1 मंथ एम्ब्रियो है जिसके अंदर ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद हम उसको फीटस बोलते हैं। पहले एम्ब्रियो, उसके बाद हम फीटस, और जब वो एक्सपेल आउट हो गया आफ्टर बर्थ जो है वो यंग वन है। तो देखिए, ये गेस्टेशन पीरियड जो है वो क्या है? एवरेज ड्यूरेशन है प्रेगनेंसी का। अब कितना होता है? दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो अगर हम आफ्टर फर्टिलाइजेशन की बात करें कि फर्टिलाइजेशन हुआ उसके बाद, फर्टिलाइजेशन कब होता है? जब ओव्यूलेशन होगा। ओव्यूलेशन कब होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पर ओव्यूलेशन होगा। तो जब एग रिलीज हुआ तभी फर्टिलाइजेशन पॉसिबल होगा। तो अगर आप फर्टिलाइजेशन के बाद की बात करें तो 9 मंथ या फिर 38 वीक्स या फिर 266 डेज, ये किसी भी रेफरेंस में लिख ले, मंथ में, वीक में या डेज में, इतना ही होगा। अगर हम करें कि मदर का जो लास्ट मेंस्ट्रुएशन था, मदर का जो लास्ट मेंस्ट्रुएशन था उसके फर्स्ट डे से कर काउंट करें तो डेज होंगे टोटल गेस्टेशन पीरियड के 280 डेज। अब डिफरेंस कितना है इसका? 14 डे का। वो वही है कि फर्स्ट डे के बाद जब ओव्यूलेशन रिलीज हुआ, एक्चुअल फर्टिलाइजेशन तब हुआ, इसलिए आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये है। और आफ्टर अगर मेंस्ट्रुएशन की बात करें, लास्ट मेंस्ट्रुएशन की, तो ये होता है। अब इसमें प्रोसेस क्या है, किस तरह से पार्चुरेशन होगा? देखिए, जब फीटस डेवलप हो गया, जब इस यंग वन जो है पूरी तरह से डेवलप हो गया, तो फीटस से और प्लेसेंटा से क्या आते हैं? कुछ सिग्नल्स आते हैं। ये सिग्नल्स आएंगे, ये सिग्नल क्या करेंगे? ये इंड्यूस कर देते हैं। ये सिग्नल इंड्यूस करेंगे, किस चीज़ को इंड्यूस करेंगे? माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस। और ये जो माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन है इसको नाम दिया जाता है, ये क्या? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्सेस। अब इस फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्सेस के कारण किसका रिलीज होगा? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या काम करेगा? ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट करेगा। ये स्टिमुलेट करता है, किस चीज़ को स्टिमुलेट करेगा? स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, यानी यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को और स्ट्रॉन्ग करेगा। और किस चीज़ को स्टिमुलेट करेगा? ये स्टिमुलेट करेगा प्लेसेंटा टू रिलीज और टू मेक प्रोजेस्टेरॉन। तो इसने स्टिमुलेट कर दिया यूट्रस के यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को और प्रोजेस्टेरॉन के रिलीज को। इसके कारण अब क्या होगा? मोर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, जो कॉन्ट्रैक्शन थी वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी और ज़्यादा फ्रिक्वेंट होती जाएंगी। और ये जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन है ये पॉजिटिव फीडबैक का काम करता है। ये फिर फर्दर ऑक्सीटोसिन के रिलीज को जो है इंड्यूस करता है, यानी और ज़्यादा इंड्यूस होगा जब जैसे जैसे ये कॉन्ट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज होती जाएंगी। और इन्हीं कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो होता है वो फीटस की एक्सपेलिंग आउट होती है, यानी पार्चुरेशन होता है। तो कुछ इस तरह का प्रोसेस होता है। अब इसमें अगर पूरे प्रोसेस में देखें तो यहाँ पर 3 स्टेजेज हैं।
फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज डायलेशन कहलाती है, सेकंड स्टेज जो है वो एक्सपेल्शन होती है और थर्ड फेज होता है आफ्टर बर्थ। फर्स्ट फेज देखिए, फर्स्ट फेज मीन्स डायलेशन, पहली फेज ये है ले ली जाती है, डायलेशन फेज है। डायलेशन फेज उस फेज को कहते हैं, वो पीरियड है जब देखिए लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद जब सर्विक्स जो है वो कंप्लीटली डायलेट हो जाए। लेबर पेन स्टार्ट होने से कंप्लीट डायलेशन ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स क्या है, यूट्रस का माउथ है, तो वो जब तक फुली या कंप्लीटली डायलेट हो गया, ये जो पीरियड होगा ये कहलाएगा डायलेशन। और ये कितना टाइम लेता है, ये 6 आवर्स टू 12 आवर्स तक का टाइम ले सकता है डायलेशन। इस डायलेशन में क्या होगा देखिए, डायलेशन के दौरान रेगुलर पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन होंगी, किसकी, यूट्राइन वाल की, यानी यूट्राइन वाल रेगुलरली पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन होंगी। और उस कॉन्ट्रैक्शन, वो कॉन्ट्रैक्शन कहाँ से कहाँ होंगी, उस कॉन्ट्रैक्शन का क्या होगा, टॉप टू डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगी वो कॉन्ट्रैक्शन। ये देखिए टॉप से लेकर नीचे की तरफ डाउनवर्ड, और जब ये टॉप से डाउनवर्ड कॉन्ट्रैक्शन चलती है तो क्या करेंगे, इट पुशेस द फीटस डाउनवर्ड, उससे फीटस को उसने डाउनवर्ड पुश कर दिया। उस पुशिंग के कारण क्या हो जाता है, एमनियन रैप्चर हो जाती है, और एमनियन रैप्चर हो जाएगी तो उसमें से क्या रिलीज होगा, एमनियन के अंदर क्या था, एमनियोटिक फ्लूइड। वो एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो पास आउट होगा थ्रू वेजाइना। उसके बाद क्या होगा, प्लेसेंटा जो अटैच था, प्लेसेंटा जो मदर की जो यूट्रस है उसके अंदर अटैच था, वहाँ से क्या हो गया, पुल्ड आउट हो जाता है, क्योंकि वो प्रेशर जो है वो नीचे की तरफ हो गया तो वहाँ से पुल आउट हो गया। और इस पुल आउटिंग के दौरान फीटस जो है वो फ्री हो जाता है, यानी पहले तो अटैच था लेकिन ये कॉन्ट्रैक्शन ने क्या कर दिया, उसको डाउनवर्ड पुश कर दिया, और उस पुशिंग के दौरान एमनियन रैप्चर हुई, एमनियोटिक फ्लूइड रिलीज हुआ और प्लेसेंटा वहाँ से पुल आउट हो गया। अब इस दौरान ये जो सारी फिजिकल एक्टिविटी होती है, कौन सी फिजिकल एक्टिविटी हुई, डायलेशन हो गया सर्विक्स का, और जब डायलेशन हुआ उसके बाद ही क्या हुआ, पासिंग आउट और पैसेज ऑफ बेबी फ्रॉम टॉप टू डाउनवर्ड। ये जो पासिंग आउट हुआ डायलेशन के कारण, ये सारी फिजिकल एक्टिविटी होती है एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी, यानी इसमें एनर्जी लगती है। कोई भी वर्क करेंगे फिजिकल वर्क तो एनर्जी इसमें यूज होती है। तो क्योंकि इसमें ये जो फिजिकल एक्टिविटी है इट इन्वॉल्व एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी और इट इज एट द कॉस्ट ऑफ एनर्जी, इसीलिए इसको कहते हैं ये लेबर है। ये फिजिकल एक्टिविटी जिसमें क्या इन्वॉल्व है, एनर्जी इन्वॉल्व है, वो लेबर है। और इस लेबर के दौरान यानी इस फिजिकल एक्टिविटी के दौरान सेंसेशन ऑफ डिस्कम्फर्ट होता है। इस लेबर के दौरान क्या हुआ, सेंसेशन ऑफ डिस्कम्फर्ट, उसको हम कहेंगे लेबर पेन। तो लेबर पेन क्या है, ये एक डिस्कम्फर्ट है, कब, जब फिजिकल एक्टिविटी हो रही है यानी लेबर हो रहा है। अब सेकंड स्टेज देखिए, सेकंड स्टेज होती है एक्सपेल्शन की। एक्सपेल्शन का पीरियड देखिए, डायलेशन हो गया, फर्स्ट फेज में डायलेशन हो गया, उसके बाद क्या होगी, डिलीवरी, डायलेशन टू डिलीवरी। ये जो पीरियड होगा ये एक्सपेल्शन कहलाता है। ये 20 मिनट से लेकर 1 घंटे तक का हो सकता है। कैसे होगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और एब्डोमिनल वाल कॉन्ट्रैक्शन। यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होगी, साथ में एब्डोमिनल वाल भी, और दोनों के प्रेशर के कारण क्या होगा, फीटस पास आउट थ्रू सर्विक्स एंड वेजाइना। नेक्स्ट है थर्ड फेज ऑफ पार्चुरेशन। ये थर्ड स्टेज है, इसको कहते हैं आफ्टर बर्थ। इसमें क्या होगा, बर्थ के बाद कुछ जो प्लेसेंटा के रिमेन्स हैं और फीटल मेम्ब्रेन है वो पास आउट होती है थ्रू वेजाइना। तो वो जो पासिंग आउट ऑफ प्लेसेंटा एंड फीटल मेम्ब्रेन इज आफ्टर बर्थ। तो ये 3 स्टेजेज होती हैं पार्चुरेशन के दौरान। अब देखते हैं जब बर्थ हो जाता है, जब बेबी डिलीवरी होगी, डिलीवरी के बाद
जो यंग वन है उसके अंदर रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम में चेंज होते हैं, चेंज इन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये जो चेंजेज होते हैं ये हार्मोन नाइट्रस ऑक्साइड हार्मोन है उसके इन्फ्लुएंस में होते हैं, उसके द्वारा कंट्रोल होते हैं। और इन चेंजेस को बोलते हैं स्विच ओवर चेंज हो गया। इसमें क्या स्विच ओवर होता है, एक तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता है और एक सर्कुलेटरी सिस्टम में मेन स्विच ओवर होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में तो क्या चेंज होगा, लंग्स जो है वो एक्सपेंड हो जाएंगी एंड दे स्टार्ट ब्रीदिंग, लंग्स एक्सपेंड और उसमें ब्रीदिंग स्टार्ट हो गई। जबकि सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या चेंज होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम में जो स्विच ओवर है वो ब्लड फ्लो का स्विच ओवर होगा। देखिए ब्लड फ्लो पहले कैसे होता है, एम्बिलिकल कॉर्ड, फोरामेन ओवल और डक्टस आर्टेरियोसस, इस तरह से ब्लड का फ्लो होता है। कब है ये बिफोर बर्थ से पहले, यानी जब यूट्रस के अंदर है मदर के, तब इस तरह से ब्लड फ्लो है फीटस में। लेकिन जैसे ही बर्थ हुआ तो ब्लड का फ्लो कहाँ से होगा, हार्ट से अवोर्टा से पल्मोनरी आर्टरी की तरफ। तो ये इसको बोलते हैं स्विच ओवर। ये जो चेंज हो गया फ्लो का, ब्लड फ्लो का, ये स्विच ओवर होता है। और कौन सा हार्मोन है इसमें, नाइट्रस ऑक्साइड, इस हार्मोन का मेन रोल होता है। ये कई बार पूछ लेते हैं स्विच ओवर क्या होता है, और मेन स्विच ओवर जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम में है। अब नेक्स्ट है लैक्टेशन। बर्थ के बाद जब बेबी का बर्थ हो जाता है, जब यंग वन एक्सपेल आउट हो जाता है यानी डिलीवरी हो जाती है, तो उसके बाद मेमरी ग्लैंड जो होता है वहाँ से मिल्क का स्क्रीशन होता है। तो जो मेमरी ग्लैंड है वो रिलीज करती हैं क्या, मिल्क। कब रिलीज करते हैं, आफ्टर बर्थ ऑफ बेबी। और उसमें भी जो एक्चुअल मिल्क है उसका स्क्रीशन जो है वो आफ्टर 3 to 4 डे होता है, उससे पहले वाला एक्चुअल नहीं है, वो आगे देखेंगे क्या है। अब ये जो लैक्टेशन है इसमें बहुत सारे हार्मोन्स का रोल होता है। किस किस हार्मोन का क्या क्या रोल है देखिए। जैसे ये हार्मोन देखिए, फर्स्ट हार्मोन एस्ट्रोजन है। एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करेगा, ये फिजिकल डेवलपमेंट करता है, किसका, मेमरी ग्लैंड का एज वेल एज ब्रेस्ट का। ब्रेस्ट और मेमरी ग्लैंड का फिजिकल डेवलपमेंट जो है इसके इन्फ्लुएंस में होता है, किसके इन्फ्लुएंस में, एस्ट्रोजन के। नेक्स्ट जो हार्मोन है वो ये है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या करता है, मिल्क का स्क्रीशन एंड स्टोरेज, मिल्क स्क्रीशन एंड स्टोरेज, यानी मिल्क का सिंथेसिस जो होगा वो प्रोलैक्टिन कंट्रोल करता है। थर्ड हार्मोन जो है वो है ऑक्सीटोसिन। ये देखिए ऑक्सीटोसिन, इसको कहते हैं मिल्क इजेक्शन हार्मोन और मिल्क लेट डाउन हार्मोन। मिल्क का जो एक्चुअल इजेक्शन और लेट डाउन जो होता है वो ऑक्सीटोसिन के द्वारा कंट्रोल होता है। कैसे, देखिए जैसे ही बेबी सकलिंग करता है, वो बेबी की सकलिंग से क्या होता है, इंडक्शन आती है, इम्पल्स जनरेट होते हैं। और वो इम्पल्स किस में आ गए, स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड से इम्पल्स कहाँ है, हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस को वो इंड्यूस कर देंगे किसके लिए, हाइपोथैलेमस फिर स्क्रीट करेगा ऑक्सीटोसिन। यानी ऑक्सीटोसिन का स्क्रीशन कब हुआ, जब बेबी स्क्लिंग करता है। तो स्क्लिंग के दौरान जब ऑक्सीटोसिन रिलीज हो गया तो मायो एपिथेलियल सेल जो ब्रेस्ट के अंदर हैं उनका कॉन्ट्रैक्शन हो गया। और जब वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो वो प्रेस करेंगे किसको, मेमरी एल्वियोलाई को। और जब मेमरी एल्वियोलाई जो है प्रेस होगी तो उसके कारण क्या होगा, मिल्क इजेक्ट होगा फ्रॉम एल्वियोलाई। तो शक्लिंग, स्पाइनल कॉर्ड के पास इम्पल्स, फिर हाइपोथैलेमस और वहाँ से ऑक्सीटोसिन का स्क्रीशन, और ऑक्सीटोसिन के द्वारा मायो एपिथेलियल सेल का कॉन्ट्रैक्शन। ये एक सर्किट होता है जिसमें क्या होगा, मिल्क का इजेक्शन होता है एल्वियोलाई से। अब जो मिल्क इजेक्ट आउट हुआ, मिल्क का जो सिंथेसिस हुआ उसके बाद इजेक्ट आउट हुआ, वो मिल्क कितना इजेक्ट आउट होता है, अप्रॉक्सीमेटली 1 to 2 लीटर
पर डे, पर ये डिपेंड करता है अलग कई फैक्टर्स पर। इस मिल्क के अंदर जो मिल्क स्क्रीट हुआ उसमें क्या क्या चीज़ है, इसमें प्रोटीन है, मिल्क प्रोटीन, मेन जो मिल्क प्रोटीन है वो केजीन होता है। तो मिल्क में प्रोटीन है, इसके अंदर फैट है और इसमें शुगर है। शुगर कौन सा होता है, लैक्टोज। और इसमें विटामिन्स हैं, मिनरल है, वाटर है और इनहिबिटरी पेप्टाइड्स हैं। इनहिबिटरी पेप्टाइड्स, ये इनहिबिटरी पेप्टाइड एक्यूमुलेट हो जाते हैं अगर मिल्क जो है, मिल्क या मेमोरी ग्लैंड जो है उसको हमने एम्प्टाइड नहीं किया, तो ये इनहिबिटरी पेप्टाइड जो है वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे और मिल्क सिक्रीशन को स्टॉप कर देंगे, यानी मिल्क का सिंथेसिस रुक जाएगा अगर इनहिबिटरी पेप्टाइड एक्यूमुलेट हो गया। इसलिए ये माना जाता है कि ब्रेस्ट फीडिंग इज एसेंशियल। क्यों? क्योंकि अगर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं होगी तो मिल्क जो है, मेमोरी ग्लैंड जो है वो एम्प्टी नहीं होंगी, और जब एम्प्टी नहीं होंगी तो इसके अंदर इनहिबिटरी पेप्टाइड डिपॉजिट हो जाएंगे, अल्टीमेटली मिल्क सिक्रीशन जो है वो रुक जाएगा। तो इसलिए यह जरूरी है। मिल्क के अंदर ऑलमोस्ट कंप्लीट न्यूट्रिएंट होते हैं, लेकिन विटामिन सी जो है इसमें नहीं होता, पुअर इसकी वो कंटेंट है। और दूसरा आयरन, इसकी मात्रा भी काफ़ी कम होती है। मिल्क जो ये सिंथेसाइज होता है, इसका बेनिफिट क्या है फीटस बेबी के लिए, क्या बेनिफिट है इसमें? एक तो ये कि इसमें न्यूट्रिएंट है सारे, और वो न्यूट्रिएंट क्या देते हैं, ग्रोथ और एनर्जी जो है, ग्रोथ के लिए जो न्यूट्रिएंट और एनर्जी के लिए चाहिए वो प्रोवाइड किस तरह होते हैं, मिल्क के द्वारा। फिर मिल्क के अंदर से बहुत सारी एंटीबॉडी जो हैं वो बेबी को मिलती हैं। और एक ये भी है नेचुरल कंट्रोल ऑफ बर्थ, जो ड्यूरिंग इंटेंस लैक्टेशन पीरियड जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है। तो ये एक बर्थ कंट्रोल का मैकेनिज्म भी होता है कि जब बेबी फीड करता है, इंटेंस फीडिंग जब होती है तो उस टाइम पर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगा, तो प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं है। अगला जो अभी हमने देखा था कि एक्चुअल मिल्क का सिक्रीशन आफ्टर 3 to 4 डे होता है। फर्स्ट 2 to 3 डे क्या होता है, फर्स्ट 2 to 3 डे येलो कलर का थिन मिल्क सिक्रीट होता है। ये जो फर्स्ट मिल्क है जस्ट आफ्टर डिलीवरी फॉर 2 to 3 डेज, इसको कहते हैं कोलोस्ट्रम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और नॉर्मली जो है इसको डिस्कार्ड कर देते हैं, इसको यूज नहीं करते हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा यूजफुल है। क्या ये फर्स्ट मिल्क है, कब? आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर बर्थ। कितने दिन तक? 2 से 3 दिन तक। कैसे कलर का? येलो और थिन होता है। इसमें क्या चीज़ है, इसमें देखिए, इसमें लो फैट है, इसके अंदर प्रोटीन है, लैक्टोप्रोटीन और लैक्टोएल्ब्यूमिन, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है एंटीबॉडी IgA। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोलोस्ट्रम में कौन सी एंटीबॉडी होती है, कोलोस्ट्रम क्यों इंपॉर्टेंट होता है? तो क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन है, एंटीबॉडी है, लो फैट है, तो ये हाईली न्यूट्रिशियस होता है। थैंक यू।